बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए, शोहरत के शिखर पर चढ़ने के लिए कभी कभी घुटनों के पल भी चलना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि भाई बरसात, अगर ज़मीन की तरफ देखें तो ज़मीन भी बरसात का एक अरसे तक इंतज़ार करती है। पहले खूब गर्मी होती है, खूब ज़्यादा तपिश बढ़ती है, तब जा कर के बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें धरा को महसूस करने के लिए मिलती है। उसी तरीके से जितनी मेहनत हमारी होगी, जितना हम तपाएंगे खुद को, कहते हैं ना कि आग में जलने के बाद ही सोना खरा निकलता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जितनी मेहनत करेंगे उतनी आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। आइए शुरुआत करते हैं हमारे सफ़र को और बढ़ते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के सिलेबस की तरफ। एटलीस्ट सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा, काफ़ी गैप के बाद 2 से 3 दिन के बाद में आपको वीडियो मिलेगी अवेलेबल पे। एक गैप आ गया था बीच में, ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ सम रीजन, जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द ऑफलाइन क्लासेस। बट अब कैरी ऑन करेंगे स्केड्यूल, भले ही रात के 12 क्यों ना बज जाए, ऑब्वियसली आपके लिए वीडियोस अपलोड हो जाएगी चैनल पे। सेकंड चैप्टर चल रहा था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे थे। फिक्स कैपिटल देखे थे हमने, इंटरमीडिएट गुड्स भी देख लिए थे, फाइनल गुड्स भी देख लिए थे। आज अपन बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन की। अगर डेप्रिसिएशन की बात की जाए तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डेप्रिसिएशन होता क्या है। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को समझने के लिए सीधी सी बात में अगर कहूं तो इमेजिन करिए कि आपने 5 साल पहले कोई गाड़ी खरीदी थी। आप 5 साल से उस गाड़ी को यूटिलाइज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, चला रहे हैं उस गाड़ी को। आपने 5 साल पहले उस गाड़ी को खरीदा था, इमेजिन करिएगा 20 लाख रुपए में। क्या आज भी उस गाड़ी की प्राइस 20 लाख रुपए है? नहीं ना, ऑब्वियसली कोई नहीं देगा आपको उसके 20 लाख रुपए। वो मान के चलिए अपन मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं तो 10 लाख रुपए में तो बिकी जाएगी। यानी आपने जो कंज्यूम किया है, यानी कौन सा टाइम, ये जो 5 ईयर्स आपने इस गाड़ी को कंज्यूम किया है, यूटिलाइज किया है, आपने इसको एग्जीक्यूट किया है, तो ये जो 5 साल का टाइम पीरियड क्या है? आपका कंजप्शन पीरियड है। और डिफरेंस कितना आया? 10 लाख रुपए का। ये किस नाम से जाना जाएगा? डेप्रिसिएशन के नाम से। यानी कि सिंपल से शब्दों में अगर अपन कहें तो किसी भी फिक्स्ड एसेट में अगर किसी भी वजह से कमी आती है तो उस कमी को अपन क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। यानी शुद्ध हिंदी में अपन कहें तो ह्रास मूल्य भी कहा जा सकता है, हास मूल्य भी कहा जा सकता है, ठीक है। किसी भी फिक्स्ड एसेट, चाहे लैंड एंड बिल्डिंग हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है। इमेजिन करिएगा आपने अपनी फैक्ट्री में 2 साल पहले एक 10 लाख रुपए की मशीन इक्विप कर रही थी। क्या आज भी उस मशीन की वैल्यू 10 लाख रुपए है? नहीं जनाब, कोई नहीं देगा आपको उसके 10 लाख रुपए। लोग क्या कहेंगे? सर आपने इसको एग्जीक्यूट किया, आपने इसको रन आउट किया है, आपने इसको प्रोसेसिंग में लिया है, प्रोसीजर में लिया है, प्रोडक्शन में लिया है, तो ऑब्वियसली हम तो इसके इतने पैसे नहीं देंगे, हम इसके 7 लाख रुपए ही दे सकते हैं। यानी जो गैप आ रहा है कितना? 3 लाख रुपए का, ये हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है। यानी डेप्रिसिएशन को सिंपल से शब्दों में कहें कि भाई फॉल इन द प्राइस ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट जस्ट बिकॉज ऑफ द कंजप्शन, टियर एंड बियर और एनी एक्सीडेंटल डैमेज। यानी कि वियर एंड टियर भी हो सकता है, टियर एंड बियर भी हो सकता है। देखिएगा कैसे, फॉल इन या फॉलिंग डाउन द प्राइस ऑफ, या फॉल डाउन कह सकते हैं अपन, फॉल डाउन इन द प्राइस एनी फिक्स्ड एसेट और कैपिटल बिकॉज ऑफ या ड्यू टू utilization, consumption, wear and tear, etc। यानी कि इमेजिन करिएगा, कोई जरूरी नहीं कि किसी चीज को कंज्यूम करने के बाद ही उसकी प्राइसेस में कमी आए। इमेजिन करो आपने 5 साल पहले एक गाड़ी खरीदी 20 लाख रुपए की, चलिए
आपने उसको चलाया ही नहीं, आपने उसको खरीदा और अपने घर के आपने खुद के गैरेज में उसको आपने खड़ा कर दिया। कब खरीदी थी? बिफोर 5 years। 20 लाख रुपीस में आपने खरीदा था। आप सिर्फ शोरूम से लेकर के घर तक लेके आए, आपने 20 किलोमीटर चलाया ओनली, और अब आप इसको फॉर सेल आपने रखा हुआ है, फॉर सेल। क्या आपको ये 20 लाख रुपए में बिक जाएगी? नहीं जनाब, पॉसिबल ही नहीं है। वो कहेंगे जनाब कितने टाइम पहले की है, 5 साल पुराना मॉडल है, आधे पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो ये काफी सारे रीजन हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन के रीजंस की अगर बात करें तो आइए देखिएगा क्या क्या रीजन हो सकते हैं डेप्रिसिएशन के। रीजंस बिहाइंड डेप्रिसिएशन। वियर एंड टियर हो सकता है। वियर एंड टियर है यानी कि आपको कंजप्शन आपने उसको कितना किया है, या फिर वो कहीं से कोई, जैसे आप अगर अपन देखें कि भाई मैंने एक ब्लेजर खरीदा था, इमेजिन करिएगा 50,000 रुपीज़ का मैंने एक फॉर्मल ब्लेजर खरीदा था 1 साल पहले, और क्या मैं उसको अब सेल करना चाहता हूं तो क्या वो बिक जाएगा? पहली बात तो पहना हुआ ब्लेजर कोई लेगा नहीं, और ऑब्वियसली अगर कोई एडमिट भी करता तो क्या वो 50,000 में लेगा? नहीं, वो कहेगा जनाब आपने इसको पहना भी और ये कहीं से भी इसकी स्टिचिंग भी खुल सकती है ना, कोई भी मटेरियल में भी कमी आ सकती है, उसकी क्वालिटी में भी फर्क आ सकता है, पहले जो फ्रेश पीस था क्या वो फ्रेश रहा है? नहीं रहा। ठीक है। एक्सीडेंटल डैमेज भी हो सकता है। एक्सीडेंटल डैमेज यानी कि अगर बात करें कि इमेजिन करेगा आपने गाड़ी खरीदी और अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, आपने ऑब्वियसली उसको इंश्योर्ड थी वो गाड़ी, आपने उसको रिपेयर करवाया, कंपनी ने उसको इंश्योरेंस के अंदर था तो फुली वापस पैसा करके दे दिया, तो क्या अभी भी वो 20 लाख में बिकेगी? नहीं। वो क्या आएगा? एक्सीडेंटल डैमेज। खरीदने वाला क्या कहेगा? जनाब आपकी गाड़ी तो एक बार एक्सीडेंट हो चुकी है तो हम इसकी फुल ऑन प्राइस नहीं दे पाएंगे। एक होता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस या ऑब्सोलेंस की बात कर लेते हैं। चलिए पहले एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, LESCENCE। ऑब्सोलेंस यानी कि किसी भी चीज में कमी आना, गिरावट आ जाना। एक्सपेक्टेड, देखो अब अगर एक्सपेक्टेड क्या होता है? जो पहले से हो कंफर्म कि हाँ यार ऑब्वियसली ऐसा होगा ही होगा। जैसे आप सीजन्स को लेकर के कह सकते हैं, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि काफी सारी चीजों में सीजनेबल उतार चढ़ाव आते रहते हैं उनके प्राइसेस में। अगर आप एयर कंडीशनर्स देखें, अगर आप कूलर्स देखें, वाटर कूलर्स देखें, रेफ्रिजरेटर देखें, तो कभी भी देखिएगा गर्मी का सीजन जैसे ही आता है इनकी प्राइसेस बिट हाइक हो जाती है, लेकिन जैसे ही विंटर्स आते हैं इनकी प्राइसेस में ऑफ आ जाता है, डिस्काउंट्स आ जाते हैं। तो ऐसी चीजें क्या होती है? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस होती है, कमी आ जाती है, गिरावट आ जाना होना। ठीक है। और कुछ चीजें अनएक्सपेक्टेड भी होती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब बताऊंगा मैं आगे, जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, पैंडेमिक्स हो गए, अपन कह सकते हैं कौन से? नेचुरल डिजास्टर। ठीक है। कोई प्राकृतिक आपदा आ गई जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ हो या आपके फिक्स कैपिटल को कोई नुकसान हुआ हो, तो वो चीजें भी क्या हो जाती है कि भाई उसकी वजह से भी प्राइसेस में भी फॉल डाउन हो सकता है। अब बात आती है ऑब्सोलेंस की। तो ऑब्सोलेंस को बात करें तो देखिएगा इसको सिंपल से शब्दों में सॉरी, ध्यान रखिएगा, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस यानी कि अगर अपन कहें एक्सपेक्टेड टू हैपन, यानी ये चीज पहले से थी उम्मीद में कि ऐसा होगा। अब गाड़ी खरीदी है तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन लगेगा। थोड़े दिन बाद अगर इसको रीसेल करेंगे तो कोई भी उसी प्राइसेस में लेगा ही नहीं, तो एक्सपेक्टेड टू हैपन है, पहले से ही पता था। इक्विपमेंट्स है, जितने भी टेक्निकल गुड्स है, तो उनके प्राइसेस में फॉल डाउन हो ही जाता है प्राइसेस का। ऑब्सोलेंस की बात करें तो भाई जिसको अपन कह सकते हैं कंजप्शन होना किसी भी चीज को लेकर के, या किसी भी चीज में अगर अपन कहें तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में ऑब्वियसली पहले ही बात कर चुके हैं, फिक्स्ड एसेट्स और फिक्स्ड कैपिटल की बात करें, हाई इन ड्यूरेबिलिटी रहती है, हाई इन वैल्यू रहती है, लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, काफी लंबे टाइम तक काम आते हैं, अमाउंट भी इनके लिए एक्स्ट्रा लगती है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं, तो ये क्या रहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल रहते हैं। तो ये जो रहते हैं रीजन हमारे डेप्रिसिएशन के रहते हैं, कंसेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब एक रीजन ये भी आता है कि अगर किसी भी इकोनॉमी में या किसी भी बिजनेस में डेप्रिसिएशन के नुकसान से बचना है तो क्या किया जाए? ऑब्वियसली हम पहले से प्रिपेयर हों इसके लिए, हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक प्रोविजन या रिजर्व बनाना पड़ेगा। अब बात आएगी ये प्रोविजन और रिजर्व की, तो भाई
रिजर्व हमेशा जरूरी नहीं कि भाई फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए बनाया जाए। रिजर्व तो हम बना सकते हैं कि भाई बेटरमेंट के लिए बना सकते हैं, बिजनेस प्रोग्रेसिव के लिए बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी में एक्सपेंडेशंस के लिए बना सकते हैं, अपग्रेडेशंस के लिए बना सकते हैं। लेकिन प्रोविजन, वो नुकसान, वो कमियां, वो लॉसेस जो हमें कंफर्म होंगे ही होंगे, उनकी भरपाई के लिए हम जो बनाते हैं वो क्या बनता है, प्रोविजन बनता है। जैसे हम कोई मशीनरी खरीद रहे हैं, मान लीजिए मैंने मेरी फर्म में 1 करोड़ रुपए का प्लांट इक्विप्ड करवाया, तो मुझे पता था कि यार साल दर साल जितना मैं इसको यूटिलाइज करूंगा तो इसकी अमाउंट में यानी इसकी रीसेल वैल्यू में कमी आती जाएगी, और इनकेस मुझे इसको बेचना पड़ा या किसी वजह से ये खराब होगी तो जो नुकसान मेरे को होगा उसकी भरपाई कैसे करूंगा, अपने को क्या बनाना पड़ेगा, उसके बारे में बात करते हैं। यानी नेक्स्ट हेडिंग डालेगा सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व। चलिए, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो थोड़ा सा पीछे जाइएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा, डेप्रिसिएशन के लॉस से बचने के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे, रिजर्व बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा लॉस है जो हमें एक्सपेक्टेड है कि ऑब्वियसली होगा। इफ यू आर यूटिलाइजिंग एनी इक्विपमेंट और एनी टेक्निकल आइटम तो डेफिनेटली उसमें कमी आएगी ही आएगी। तो इससे बचने के लिए हम क्या बनाएंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व। क्या फायदे होते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है देखिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ डेप्रिसिएशन रिजर्व। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो ये टॉपिक आपके लिए पहले से आप अवेयर है इस टॉपिक के बारे में कि डेप्रिसिएशन रिजर्व बना रहे हैं या कोई भी रिजर्व या प्रोविजन बना रहे हैं तो डेफिनेटली हम फ्यूचर में होने वाले लॉसेस से बचने के लिए बना रहे हैं इसको। पहला अगर बात किया जाए, फ्रॉम सेफ्टी ऑफ लॉसेस, अगर कहे तो अपन ये भी कह सकते हैं फॉर अ बैकअप फ्रॉम हैवी लॉस और फ्रॉम हैवी कैपिटल लॉस, या फिर कहें तो फॉर अ सेफ्टी फ्रॉम the loss of capital asset। अगर कैपिटल एसेट में कोई कमी आ रही है तो ज्यादा कमी आ रही है तो ऑब्वियसली हमारा नुकसान है, तो उसकी भरपाई कहां से करेंगे, डेप्रिसिएशन रिजर्व से। या फिर कहें तो अपन कह सकते हैं फॉर अ गुड रीसेल वैल्यू ऑफ आवर फिक्स्ड एसेट। जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट है अगर हम उसकी बेटर रीसेल वैल्यू चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या बना लेना चाहिए, एक डेप्रिसिएशन रिजर्व बना लेना चाहिए। आइए इस टॉपिक को करने के बाद एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे जो कई बार पूछा गया है, एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस के बारे में। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप अहेड। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज की क्लास बिट लेंथी होने वाली है बट कोई बात नहीं, बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज की क्लास में एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जो डेफिनेटली मार्कअप करेगा आपके बोर्ड से एग्जाम में। आइए देखते हैं हमारा डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस अनएक्सपेक्टेड चलिए, जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा कि एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कौन से होते हैं, कि भाई डेफिनेटली जिनके बारे में पहले से पता हो हमें कि ये कमियां तो आएगी ही आएगी, और अनएक्सपेक्टेड का यानी बिना किसी वजह से, यानी अचानक किसी चीज की प्राइसेस में या डिमांड में कमी आ जाना तो वो अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अगर पहला पॉइंट अपन कहें तो देखो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस किस वजह से हो सकती है, चेंज इन डिमांड हो सकती है, चेंज इन टेक्निक हो सकता है,
और चेंज इन सीजन हो सकता है। चेंज इन डिमांड, चेंज इन टेक्निक, चेंज इन सीजन। आप आईफोन का ही एग्जांपल ले लीजिए, मॉडल चले थे आईफोन 4 से लेकर के 4, 4S, 5, 5S, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन, 8 जनरेशन, देन 10, देन XR, देन XS, बहुत सारे वर्जन आए, फिर 11, फिर 12, अब 13, फिर 13 के भी काफी सारे वेरिएंट्स निकल गए। यानी जितनी ज्यादा टेक्निक्स बढ़ती जाएगी, पुराने जितने भी मॉडल्स थे वो क्या होते जाएंगे, डिस्कार्ड होते चले जाएंगे, उनकी डिमांड्स में कमी आती चली जाएगी। चेंज इन डिमांड की अगर बात करें, किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड में अगर कोई कमी आती है तो ऑब्वियसली वो भी एक रीजन बन सकता है ऑब्सोलेंस का। जैसे आप अगर कोल्ड ड्रिंक का की तरफ देखें या कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल है, तो गर्मियों में इसकी डिमांड होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन जैसे ही सीजन चेंज होते हैं इनकी डिमांड्स में कमी आ जाती है। और विंटर्स में मोस्टली हम क्या देखते हैं कि भाई वुलन जैकेट्स, लेदर जैकेट्स ज़्यादा सेल आउट होते हैं, शूज़ ज़्यादा सेल आउट होते हैं। और वैसे ही अगर गर्मियाँ आती है तो मोस्टली लोग स्लीपर सैंडल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेदर जैकेट्स वगैरह, क्या हम पहनते हैं लेदर जैकेट्स सर्दियों में? नहीं जनाब, गर्मी थोड़ी मरना है। तो ना पॉसिबिलिटीज क्या रहती है कि ये पॉसिबिलिटीज रहती है कि एक्सपेक्टेड होता ही होता है बंदे को कि हाँ भाई इन चीज़ों की डिमांड में कमी आनी ही आनी है किसी ना किसी तरीके से। अगर अनएक्सपेक्टेड देखें तो क्या रह सकता है, ड्यू टू नेचुरल या ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी, आपदा जिसको कहते हैं, एंड एनी डिजास्टर, ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटी एंड एनी डिजास्टर। अगर आप ये देखिए कि जैसे लॉकडाउन लगा था, प्राकृतिक आपदा थी, एक तरीके से पेंडेमिक था, पेंडेमिक भी रीजन हो सकती है। क्या चीजों की प्राइसेस के साथ साथ क्या डिमांड भी वैसी ही थी? नहीं जनाब, लॉकडाउन था तो ऑब्वियसली डिमांड थी, लेकिन शॉप्स खुल नहीं रही थी, मार्केट ओपन थे नहीं, तो कहां से होती सप्लाई, डिमांड कुछ भी नहीं था। कंप्लीटली लॉकडाउन था तो डिमांड तो गिरनी थी, कस्टमर बाहर आ नहीं रहे थे, कंज्यूमर बाहर जा नहीं पा रहा, तो डिमांड बढ़ेगी कैसे? तो ये चीजें भी क्या होती है, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस का हिस्सा होती है। अगर अपन बात कहें इसकी एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, कि भाई हमें पहले से ही अंदाजा था, अनुमान था कि जितना इसको यूटिलाइज करेंगे इसकी प्राइसेस में कमियां आएगी ही आएगी। क्यों? क्योंकि जितना यूटिलाइज करोगे उतना ज्यादा आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपकी फिक्स्ड एसेट्स में कमी आ जाएगी। और अगर इसकी बात करें अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की, तो ये क्या है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कैपिटल लॉस, कि अचानक किसी वजह से कोई प्राकृतिक फ्लड आ गया, नेचुरल डिजास्टर आ गई, कोई पेंडेमिक आ गया, तो जितना भी नुकसान है वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, कैपिटल लॉस माना जाएगा। बिकॉज वी वर नॉट अवेयर फ्रॉम दिस लॉस, हमें नहीं पता था कि ये जो कैपिटल लॉस होने वाला है वो हमें फेस करना पड़ेगा क्या। ठीक है, तो ऐसे लॉसेस क्या रहते हैं, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस रहते हैं। इससे बचने के लिए एक काम किया जा सकता है, क्या, यानी अपन क्या बना सकते हैं, डेप्रिसिएशन या फिर डेप्रिसिएशन ही नहीं, एनी रिजर्व फंड लिख सकते हैं अपन। इट कैन बी मैनेज्ड बाय क्रिएटिंग या बाय जनरेटिंग अ रिजर्व फंड, कि भाई पहले से जिन चीजों का पता है कि ऑब्वियसली नुकसान होना ही होना है, तो क्यों ना उसके लिए एक रिजर्व फंड बना लिया जाए कि इन केस डेप्रिसिएशन लगेगा तो उसको रिटर्न ऑफ किससे करेंगे, यहीं से कर लेंगे, रिजर्व फंड से। लेकिन अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की बात करें, अब नेचुरल डिजास्टर का थोड़ी ना पता है किसी को कि कब बाढ़ आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब टोर्नेडो आ जाए, ऐसी क्या, कब अपन कहते हैं कि वोल्केनोज का तो चलो हमारे इंडिया में ऐसा सीन नहीं है, अर्थक्वेक हो सकती है, तो ऐसी चीजें कब हो जाए नहीं पता चलती। तो उनसे एक, या एक्सीडेंट भी एक ही हिस्सा है इसी का, अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस है कि कब एक्सीडेंट हो जाए नहीं पता चलता, बट बचा जा सकता है किससे, इट कैन बी मैनेज्ड बाय हैविंग इंश्योरेंस। यानी हम किसी भी चीज को अगर खरीद रहे हैं, अगर हमने उसको इंश्योर्ड करवा लिया है, तो ऑब्वियसली हमें फ्यूचर में होने वाले अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस से हम उससे बच सकते हैं। ठीक है, ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है काफी बार पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। टेक द स्क्रीनशॉट सो वी कैन गेट वन स्टेप अहेड।
ओके, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक क्लास और रहेगी इसके चैप्टर की, एक वीडियो और आएगा और तब उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर टॉपिक अपन देखें हमारा तो रहेगा स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि भाई स्टॉक तो ऑब्वियसली क्या है, अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स। अगर स्टॉक की बात करें तो ये क्या है, अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। सॉरी, अगर जैसे अपन किसी तारीख की बात करें कि भाई 2 फरवरी को मेरे पास इतना पैसा था, दैट इज स्टॉक। 2 तारीख को मेरे गोडाउन में 20 लाख रुपए का सामान था, दैट इज स्टॉक। एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक डेट की बात कर दी जाए तो दैट बिकम्स द स्टॉक। ध्यान रखिएगा, अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी तारीख की बात आ जाती है, कोई भी महीने की बात आ जा सकती है, कोई भी मंथ की बात आ जाए, कोई दिन की बात आ जाए तो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर के तो क्या है, स्टॉक है। अगर मैं कह दूं फ्लो के बारे में तो अ क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट ए या ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे मैं कह दूं 1 साल या पिछले साल मेरे पास इतना मटेरियल था, या पिछले महीने इतना मटेरियल था, या उस साल मेरे पास इतना मटेरियल था, 10 महीनों में मेरे पास इतना मटेरियल था। ये ध्यान रखिएगा, एक फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड रहता है। किससे, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड, ईयर से। अगर फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर की बात करें तो हमारा क्या रहता है, फ्लो होता है। और अगर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर दी जाए, फिक्स डे की बात कर दी जाए या डेट की बात कर दी जाए, तो वहां पे क्या माना जाएगा, उस क्वांटिटी ऑफ गुड्स को स्टॉक माना जाएगा। ओके, लेट्स गेट वन स्टेप मोर अहेड। अब देखिएगा, एक 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं हमारे, कंसेप्ट ऑफ फ्लो या कंसेप्ट ऑफ स्टॉक को, या फिर इन चीज़ों के सेक्टर्स को लेकर के। उससे पहले अपन एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि जो हमारे इस चैप्टर में एक अलग से एक डिफरेंट सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बट है इंपॉर्टेंट, थोड़ा ही सही लेकिन इंपॉर्टेंट तो है। आइए करते हैं उसको भी। सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के कौन से सेक्टर होते हैं या कौन कौन से मेजर सेक्टर होते हैं। अगर बात करूं मैं इकोनॉमी के सेक्टर्स की, तो मोस्टली या मेनली इसको 4 सेक्टर में बांटा गया है। पहला, हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो जिसमें अपन प्रोडक्ट्स, पहला हाउस होल्ड सेक्टर। अगर हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ देखें तो इसमें हमारे कंज्यूमर आ सकते हैं, है ना, कंजप्शन करने वाले या किसी भी गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करने वाले लोग किसमें आएंगे, हाउस होल्ड सेक्टर में, यानी घरेलू लोग जितने भी है हाउस होल्ड सेक्टर में होंगे। इसके अंदर क्या कौन कौन से आगे, चलिए लिख देता हूं मैं यहां पे, कंज्यूमर ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा सेक्टर माना जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर माना जाएगा। अगर नेक्स्ट सेक्टर की तरफ अपन देखें, चलिए इसको अलग करते हैं अपन। नेक्स्ट सेक्टर जो है हमारा, वो है हमारा प्रोडक्शन सेक्टर। भाई प्रोडक्शन सेक्टर की बात करें तो क्या आगे, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरर्स, रॉ मटेरियल मेकर्स। ठीक है, ये जो सेकंड सेक्टर रहेगा हमारा प्रोडक्शन सेक्टर हो गया। थर्ड सेक्टर की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर को अपन एक और नाम से भी जानते हैं, कौन सा, वो है हमारा
गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट वर्कर्स है, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में आएंगे। ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें आने वाले जो अपकमिंग चैप्टर्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे नेशनल इनकम से रिलेटेड, नेशनल कंजप्शन से रिलेटेड, ग्रॉस कंजप्शन से रिलेटेड, कंप्लीटली कंजप्शन या इन्वेस्टमेंट या इनकम से रिलेटेड। तो उससे रिलेटेड हमें कंप्लीटली ये सेक्टर्स को देखना पड़ेगा। फोर्थ एंड लास्ट सेक्टर की अगर बात करें, चलिए मैं यहां ले लेता हूं इसको, वो रहता है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर। ओके, एक्सटर्नल सेक्टर। ध्यान रखिएगा, इन केस अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, देन ऑब्वियसली आपको इन्हीं चारों सेक्टर्स के बारे में लिखना है। इन चारों सेक्टर्स के बारे में अपन ब्रीफली देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, डोंट स्टे एट योर होम, स्कूल्स हैव ऑलरेडी बीन रीओपन्ड, स्कूल्स खुल गई है, अच्छे से आइए, बी रेगुलर टू योर स्टडीज, डिटरमाइंड रहिए अपने सिलेबस के लिए, अपडेटेड रखिए खुद को। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने एक और अनाउंसमेंट कर दिया है कि इसी वीक में, पहले तो आज की तारीख को 16 फेब को, सॉरी ये वीडियो जब तक आपके पास आएगी तब तक एक दिन हो चुका होगा, 16 फेब को हमारा टर्म फर्स्ट का रिजल्ट आने वाला था, बट अनलकीली सीबीएसई उसको जारी नहीं कर पाई और ऑफिशियली नोटिफिकेशन ये भी आया कि अभी तो नहीं आ पाया रिजल्ट, बट डेफिनेटली सीबीएसई ने अपने होम पेज पे काफी सारे लिंक्स अब डाल दिए हैं कि जैसे ही रिजल्ट अपलोड होगा तो आप उन साइट्स पे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने स्कोर कार्ड को जान सकते हैं। बट सीबीएसई ने ये भी कहा है मोस्ट लाइकली टू कम इन दिस वीक, इसी वीक के अंदर अंदर आपके टर्म फर्स्ट के स्कोर कार्ड आ जाएंगे, तो बने रहिएगा। बट एक चीज मत भूलिएगा, देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट और कर देता हूं, मैं मेरी तरफ से नहीं, हर एक यूट्यूबर की तरफ से, जो चाहे आप लोगों के लिए फ्री कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं या फ्री क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, सारा का सारा, देखिए काफी सारी मेहनत लगती है, आप विजिट करते हैं तो प्लीज एक बार एक लाइक आइकन तो कम से कम प्रेस करें। सो थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच, like, comment and subscribe if you find my classes beneficiary for you. Thanks a lot.